अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली राजा सिंह की तरफ से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तौहीन आमेज़ कलमात कहे जाने के बाद हैदराबाद में लगातार एहतजाज और मुजाहरे किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ राजा को गिरफ्तार करके जेल भेजे जाने के बाद भी मुजाहरों का सिलसिला जारी था। ताहम सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान पुराने शहर की तारीखी मक्का मस्जिद और दीगर मसाजिद में नमाज जुमा पुरअमन तरीके से अदा की गई। मक्का मस्जिद में नमाज के बाद नमाजी पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए, जबकि पुलिस एहलकार किसी भी एहतजाज से निपटने के लिए करीबी चार मीनार पर पहरा दे रहे थे। कुछ नौजवानों ने चार मीनार की तरफ जाते हुए नारे लगाए, लेकिन पुलिस और बरादरी के बुजुर्गों ने उन्हें तहम्मुल से काम लेने और पुरअमन तरीके से घर लौटने का मशवरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है ना हम सबको अमन और शांति के साथ नमाज जुमा मक्का मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह अदा करने की तौफीक अता फरमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला जो है ना उस गुस्ताख मलऊन को अल्लाह ताला जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जेल की सज़ा उसको दिला दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारे शहर हैदराबाद को अमन और शांति के साथ यानी कि चलने की अल्लाह ताला तौफीक दे इंशाअल्लाह। और हम जब तक हम चैन की नींद नहीं बैठेंगे, जब तक कि उसको सज़ा नहीं मिलती, उसकी सज़ा मिलने तक हम जो है ना हमारा प्रोटेस्ट हम जारी रखने वाले। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला साबिक़ अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 87 साल थी और वो चंद दिनों से अलील थे। सैयद जलालुद्दीन उमरी बरसग़ीर हिंदो पाक के आलिम दीन और मुसन्निफ़ थे। 2007 से 2019 तक आप जमात इस्लामी हिंद के अमीर रहे। आप हिंदुस्तान की तहरीक इस्लामी के चोटी के रहनुमाओं में से थे। दावती और तहरीकी सरगर्मियों में इंतहाई मसरूफ़ रहने के बावजूद इस्लाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आपकी भैश कीमत तसानीफ़ आपकी अज़मत और काबिलियत का ज़बरदस्त सबूत है। मौलाना उमरी जमात इस्लामी हिंद के साबिक़ अमीर रहे। इसी तरह जामियतुल फ़लाह बलेरियागंज के सरबराह भी थे। इसके अलावा बहुत सी दीनी और मिली तंजीमों और इदारों के ज़िम्मेदार थे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने तकरीबन 5 दहाइयों तक कांग्रेस में कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम देने के बाद आज पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस की बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया। आज़ाद ने अपने 4.5 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त में गांधी ख़ानदान के नौजवान रहनुमा राहुल गांधी पर कड़ी तनकीद की, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक गांधी ख़ानदान से करीबी ताल्लुकात का हवाला देते हुए उनकी कायदाना सलाहियत की तारीफ़ की। उन्होंने पार्टी के अबूरी सदर सोनिया गांधी को एक तफसीली ख़त लिखकर पार्टी की बुनियादी रुकनीत से तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। गांधी खानदान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी, साबिक़ पार्टी लीडर संजय गांधी और आपके शोहर और मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के साथ उनके बहुत करीबी ताल्लुकात रहे। उन्होंने सोनिया गांधी की क़यादत की भी तारीफ़ की और कहा कि अपने काम की वजह से वो उनके भी मोतमद रहे।
खत में राहुल गांधी पर सख्त हमला करते हुए आज़ाद ने कहा कि आपकी क़यादत में पार्टी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से जब से पार्टी में राहुल गांधी की एंट्री हुई और ख़ास तौर पर 2013 के बाद जब आपने उनको पार्टी का नायब सदर मुकर्रर किया, उन्होंने पार्टी में मुकालमे के सिलसिले की रिवायत का खाका ही तबाह कर दिया। उन्होंने पार्टी पर कब्जा करते ही तमाम सीनियर और तजुर्बेकार लीडरों से किनारा कशी शुरू कर दी और ना तजुर्बेकार कायदीन उनकी खुर्बत का फ़ायदा उठाकर पार्टी के तमाम मामलात देखने लगे। गुलाम नबी आज़ाद ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को लिखे इस्तीफे में आज़ाद ने राहुल गांधी को लेकर तल्ख तबसरे किए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि आज़ाद का डीएनए मॉडिफाइड हो चुका है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा कि डीएनए हैज़ बीन मॉडिफाइड। वहीं अशोक गहलोत ने गुलाम नबी आज़ाद को संजय गांधी का चापलूस कहा। Of very senior veteran Congress leader Shri Ghulam Nabi Azad ji that has been released to the media. It is most unfortunate and most regrettable that this has happened when the Congress President Srimati Sonia Gandhi ji, Shri Rahul Gandhi ji, and the entire Congress party organization across the country is engaged in confronting, combating, fighting the BJP on issues of महंगाई, on issues of बेरोजगारी and on राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कांग्रेस को अलविदा कहने वाले सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद के तबसरे को इंसानियत और हिस्सासियत के खिलाफ करार देते हुए कहा कि पार्टी से पहचान बनाने और 42 बरसों तक मुख्तलिफ ओहदों पर रहकर इस मकाम तक पहुंचने के बाद इस्तीफा देना और इस तरह का तबसरा करके किस तरह का पैगाम देना चाहते हैं समझ से बालातर है। गहलोत ने आज़ाद के इस्तीफे के बाद मीडिया के इस बारे में सवाल करने पर आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज़ाद को सब कुछ दिया और पार्टी कायदीन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी उन्हें इस मकाम तक पहुंचाए और आज उन्होंने जिस तरह के जज्बात का इजहार किया उसे दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि आज़ाद कांग्रेस लीडर संजय गांधी के दौर के लीडर हैं और वो उनके करीब रहे। नौजवान संजय गांधी के साथ नहीं थे और उनके ख्यालात के खिलाफ थे। उस वक्त मैं भी था और संजय गांधी के फैसलों को पसंद नहीं करता था। मैं काम करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता यूथ कांग्रेस से लेकर आज इस मकाम तक पहुंच गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज़ाद भी संजय गांधी के चापलूस ही थे। अगर उस वक्त दबाव में संजय गांधी आज़ाद को हटा देते तो आज आज़ाद को लीडर के नाम से कोई नहीं जानता। पे लगे थे, ठीक है। उस वक्त की जो प्रोजेक्ट है आज जो देख रहे हैं आप देश के अंदर युवाओं को, जो मैं बार बार कहता हूँ, मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी महामंत्री 90 पर वो बने जो संजय गांधी के वक्त में संघर्ष करते थे, सड़कों पर आए थे। इंदिरा गांधी जी खुद चुनाव हार गई थी, सरकार चली गई हमारी। आज जब आंदोलन होते हैं दिल्ली में तो मुझे वो दिन याद आते हैं, संजय गांधी के वक्त में ऐसे आंदोलन हुआ करते थे। उसी की प्रोजेक्ट गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, उसी की प्रोजेक्ट और के नेता भी हैं, ठीक है। तो हर जो नेता आएगा आगे आएगा वो अपने हिसाब से जाने बिछाता है राजनीति करने की। उस वक्त संजय गांधी जब राजनीति कर रहे थे, फैसले कर रहे थे, क्योंकि पसंद नहीं आते थे। उसमें एक मैं भी था, ठीक है। तब भी मुझे चांस मिल गया बाय द वे, ठीक है। तो मैं उनके फैसलों को लाइक नहीं करता था, मैं खुद लाइक नहीं करता था, तब भी मुझे चांस मिला। मैं काम करता गया एनएसयू के अंदर, फिर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना राजस्थान में जोधपुर जिले का, फिर मैं एमपी बन गया। एक लंबी कहानी है।
तो गुलाम नबी आजाद साहब टोटली संजय गांधी जी के बहुत करीब रहे हैं। और जब मैं बार बार कहता हूँ, उस वक्त में भी कई लोग देश के नौजवान मेरी तरह संजय गांधी के साथ नहीं थे, उनके विचारों का मेल नहीं खाता था, हम खिलाफ थे उनके। ठीक है, ये चलता रहता राजनीति के अंदर। आज राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी जी अपने हिसाब से किस प्रकार मैं कांग्रेस को आगे ले जाऊं, उनकी अपनी सोच होगी। अगर हमने 40 साल तक संजय गांधी के साथ रह के काम की शुरुआत करी, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे। वो भी एक बहुत ऊपर से नेता थे। कई लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं, उनके फैसलों को याद करते हैं। उस वक्त भी टीम थी, 40 साल तक हमने शासन किया, उसमें आजाद साहब भी थे। ठीक है, आजाद साहब का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे वो, हम लोग 40 साल साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। कांग्रेस ने सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे को एक धोखा करार देते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी से ऐसे वक्त में ताल्लुकात मनक़ते किए हैं जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस ने मुल्क के आवाम के लिए सड़कों पर उतरकर अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान अजय माकन ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की शराब पॉलिसी के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन आज़ाद का इस्तीफा मीडिया में देखा गया, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसी पर मरकूज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, पोलराइजेशन जैसे मसाइल पर लड़ रही है और अच्छा होता अगर गुलाम नबी आज़ाद जैसे सीनियर लीडर कांग्रेस की इस लड़ाई को तक़वियत देते, लेकिन अफसोस कि उन्होंने इस्तीफा देकर खुद कांग्रेस की क़यादत पर हमला किया है। जैसे ही यहाँ पे 12 बजे से पहले यहाँ पे हम लोग आ रहे थे तो गुलाम नबी आजाद साहब का लेटर और उनके इस्तीफे को हम लोगों ने मीडिया के अंदर देखा। तो आज की हमारी प्रेस वार्ता इसी के ऊपर है और दिल्ली के मसले के ऊपर कल फिर से हम लोग प्रेस वार्ता करके अलग से उसके बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आजाद साहब का जो पत्र मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि ये लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। दिल्ली असेंबली में वजीर आला केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने आज की तारीख तक गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आसाम, एमपी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की हुकूमत गिराई है। ये मोदी हुकूमत के बारे में बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर में एक
सीरियल किलर घूम रहा है जो एक के बाद एक दूसरा कत्ल कर रहा है। अवाम हुकूमत का इंतखाब करती है और ये उन्हें गिराते हैं। सब जगह पैटर्न एक ही है। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा, जितने टूट के इधर से उधर गए, बताते हैं सबके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी थी। सीबीआई और ईडी उनको बुला रही थी, जैसे वो इधर से उधर गए सीबीआई ईडी के केस बंद। सेम पैटर्न हर जगह यही चल रहा है। पहले ये सीबीआई और ईडी के केस लगाते हैं 4-5 के खिलाफ, तो दूसरे वाले सारे डर के, जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं, वो सारे डर के फिर उनको मैसेज भेजते हैं, भाई तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे तुम, तो सारे इनके पास आ जाते हैं, फिर ये तोड़ लेते हैं, फिर ये सरकार गिरा देते हैं। सेम पैटर्न है। वो जो सीरियल किलर का पैटर्न होता है, आपने वेब सीरीज देखी होंगी आजकल काफी आ रही हैं, जैसे सीरियल किलर का पैटर्न होता है ना, वैसे उसी पैटर्न, सेम पैटर्न है। यही पैटर्न इन्होंने दिल्ली में किया कि सीबीआई ईडी भेजी, पहले सत्येंद्र के खिलाफ भेजी, फिर मनीष के खिलाफ भेजी। अब आपको डरा रहे हैं कि तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे, सत्येंद्र वाला हाल कर देंगे, तुम्हारा मनीष वाला हाल कर देंगे। डरा के ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमने कुछ गलत कर ही नहीं रखा, तो हम सीबीआई और ईडी से क्यों डरे? हम कहते हैं कर लो, हमें जेल जाने से डर नहीं, सारे इनमें आधे से ज्यादा तो जेल जा चुके, तो कर लो, जो करना कर लो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। सब जगह पैटर्न एक ही है। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा, जितने टूट के इधर से उधर गए, बता दिल्ली असेंबली के खुसूसी इजलास के दौरान नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके पास 1000 छापे मारने के बाद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। वो सिर्फ इस बात के लिए कसूरवार हैं कि उन्होंने दिल्ली में तालीम को आगे ले जाने के लिए काम किया। उन्हें यह हजम नहीं होता कि जो काम हमने कहा है, दुनिया ने किया है, दुनिया ने उसकी तारीफ की है। इन्होंने जब सीबीआई की रेड की तो उसके बाद चारों तरफ माहौल ये बनाया, बस सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की और होने वाली है। मैंने कहा सीबीआई कुछ पकड़ नहीं पाई तो भाई जिस घर में से सीबीआई कुछ नहीं ढूंढ पाई, ईडी क्या ढूंढ लेगी? हो सकता है ईडी के पास कोई और एक्सपर्टीज हो। भाई मेरे गद्दे खंगाल लिए, मेरे बेड का वो ढक्कन खोल खोल के खंगाल लिए, मेरे कपड़े पैक करके सर्दियों के रखे हुए थे वो खोल खोल के देख के जैकेट वापस से पैक कर दी। अब सीबीआई उसमें से कुछ नहीं ढूंढ पाई। जैकेट वाले उसी बैग में से, स्वेटर वाले, लाल स्वेटर वाला बैग है वो मेरा, लाल स्वेटर वाले बैग में से जिसमें से सीबीआई खोल खोल के कुछ नहीं ढूंढ पाई। ईडी क्या ढूंढ लेगी मुझे समझ नहीं आया, पर बोले जी ईडी की भी रेड होगी, मैं वो भी करवा लो भाई, ईडी की भी रेड देख लेंगे। अब ये सीबीआई की रेड और ईडी की रेड का इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया, इतना चारों तरफ से कि बस सीबीआई तो हो गई, अभी ईडी होगी। फिर एक आदमी मेरे पास मैसेज लेके आया, बोला देखो ये सीबीआई रेड और ईडी की रेड में ना अब तुम्हें फंसाने वाले हैं। मैंने कहा फंसा तो दिया ही, फर्जी फंसा रहे हैं मुझे पता है, पर शुरू तो करी दी। बोले नहीं नहीं पूरी जिंदगी सड़ाएंगे। मैंने कहा सड़ा दे, अभी थोड़े दिन पहले मैं तो 9 साल पहले एक मुकदमे से निकला हूं, फिर 9 साल झेल लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है जब फर्जी है तो। बोले नहीं नहीं जानते नहीं हो तुम इनको, बहुत खतरनाक लोग हैं। बोले इनको इस तरह से मत लड़ो, ये केजरीवाल जी का साथ छोड़ के इधर बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे सीबीआई और ईडी तुरंत बंद हो जाएंगे, सारे केस खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था केस फर्जी है, भ्रष्टाचार के केस ऐसे थोड़ी बंद होते हैं, ये तो फर्जी केस ऐसे बंद होते हैं। मैंने कहा मैं क्यों चला जाऊं भाई, जब मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, आज नहीं तो कल। अदालत में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे इस देश की अदालतों पर भरोसा है, न्याय करेंगी। तुम लोग जितना भी सीबीआई का दुरुपयोग कर लो, ईडी का दुरुपयोग कर लो, फिर पहले भी करते थे, फिर कर लो, पर मैं कोर्ट से छूट जाऊंगा, इसके लिए मुझे केजरीवाल जी का साथ छोड़ने की क्या जरूरत है? मुझे जरूरत ही नहीं है, मैंने कुछ गलती नहीं किया। तो बोले नहीं नहीं आप समझो इस बात को मनीष भाई, सीबीआई और ईडी की रेड तो खत्म कराने की बात है ही है, हमें भी पता है ईमानदार हो छूट जाओगे, लेकिन देखो मौका है, एक बार बात कर लो विधायक साथियों से, देख लो कितने विधायक हैं आपके साथ, मुख्यमंत्री बनवा देंगे। बोले जी कितने तोड़ सकते हो? मैंने कहा पहले तो मुझे खुद को तोड़ना पड़ेगा, मैं खुद टूटने को सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के गोरखपुर फसादात केस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगने वाली अर्जी को जुमे को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने इस पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि दरखास्त के लिए कोई ठोस बुनियाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला के खिलाफ
2007 के ट्रायल को वापस लेने और उनके खिलाफ ट्रायल को आगे ना चलने देने के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को समाअत के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 में इस दरखास्त को खारिज किया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ और दीगर पर फसादात में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया था। ताहम हाईकोर्ट के हुक्म पर ही 2008 में गोरखपुर के कैंट पुलिस स्टेशन में उस वक्त के गोरखपुर के एमपी योगी आदित्यनाथ और दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज कहा कि इंतखाबात के दौरान वोटर्स को मुतवज्जो करने के लिए सियासी पार्टियों के जरिए किए जाने वाले मुफ्त सहूलियात के वादे के खिलाफ अर्जी पर अब 3 जजों की बेंच समाअत करेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि सभी फरीकैन के जरिए उठाए गए इश्यूज पर वसी समाअत की जरूरत है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सदारत वाली बेंच ने कहा कि मुख्तलिफ फरीकैन के जरिए उठाए गए इश्यूज पर माहिरीन कमेटी की तश्कील करना दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले कई सवालात पर गौर करना जरूरी है। मसलन अदालती मुदाखलत का दायरा क्या है, इश्यूज की जांच के लिए खुसूसी पैनल का ढांचा क्या होना चाहिए, क्या अदालत कोई एनफोर्समेंट हुक्म पास कर सकता है, क्या सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु हुकूमत के फैसले पर असर नौ गौर करने की जरूरत है। अदालत उज़्मा ने कहा कि फरीकैन के जरिए उठाए गए इश्यूज की वसी समाअत की जरूरत को देखते हुए हम मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजते हैं। इससे कबल 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से पूछा था कि वो वोटर्स को मुतासिर करने के लिए सियासी पार्टियों के जरिए किए गए मुफ्त ऐलानात के असर की जांच करने के लिए एक कमेटी क्यों नहीं बना सकती। अदालत ने यह भी कहा था कि इस इशू पर हुकूमत एक कुल जमाती मीटिंग बुला सकती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना जुमे को रिटायर हो गए। अपने टर्म के आखिरी 2 दिनों में उन्होंने कई अहम मामलों की सुनवाई की। सेरेमोनियल बेंच में विदाई देते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि आपके रिटायरमेंट से हम एक इंटेलेक्चुअल और एक बहुत ही आला जज खो रहे हैं। वहीं सीनियर एडवोकेट दुश्मन दवे कोर्ट रूम में ही रोने लगे। उन्होंने कहा कि आप जनता के जज हैं। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में यह पहला मौका था जब किसी चीफ जस्टिस की सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वेबकास्ट किया गया। Indian judiciary has grown with time and age of democracy. It cannot be defined or judged by one single order of judgment. At all times, the majesty of this great institution shall be protected and defended by both the bench and the bar. I must admit that issues of listing and posting of matters is one of the areas on which I could not pay complete attention. I am sorry for that. We are busy in fighting. Indian judiciary has grown with time and waves of democracy. It cannot be defined or judged by one single. Lalit and Honorable Justice Kohli address my Lord the Chief Justice. What the, if I can say, the Lordship is having a citizen's judge. Lord, I speak on behalf of vast multitude of citizens of this country. You stood up for them. You upheld their rights. You upheld the Constitution. When we took over, I wrote that day. I was skeptical. I was skeptical after what the court had gone through. I had that. चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हिंदुस्तानी अदलिया की तारीफ या फैसला किसी एक हुक्म या फैसले से नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस की हैसियत से अपनी मुद्दत मुलाजिमत के आखिरी दिन रस्मी बेंच से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अदलिया जो कि वक्त के साथ साथ इर्तिका पजीर है, बहुत से चैलेंजों का सामना कर रही है। वक्त का तकाजा है कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को निपटाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए निज़ाम की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के हल के लिए अदालतों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की ज़रूरत है। जस्टिस रमना ने कहा कि अगरचे कि हमने इस सिमत में आगे बढ़ने की कोशिश की, बदकिस्मती से कोविड-19 की वजह से हमें मुतवक्को कामयाबी नहीं मिल सकी। वबाई मराज के इस दौर में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अदालत को चलाने का रहा। जस्टिस रमना ने कहा कि चीफ जस्टिस के तौर पर उनके 16 माह के दौर में सिर्फ 50 दिन ही मुकम्मल तौर से मामलों की समाअत हो सकी। उन्होंने मुकदमात की फहरिस्त के मामले पर खातिर ख्वाह तवज्जो न मिलने पर अफसोस का इजहार किया। चीफ जस्टिस की हैसियत से रिटायरमेंट के आखिरी रोज उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सलाहियत के मुताबिक बेहतरीन काम करने की कोशिश की। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा है कि
हिंदुस्तानी मईशत साल 2022-23 में 7.4% की शरह से बढ़ेगी और अगले माली साल भी जीडीपी की शरह इसी सतह पर बने रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फॉरेन रिजर्व्स और वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने अगले 2 सालों के लिए हिंदुस्तान की तरक्की की शरह को सबसे तेज रहने का अंदाजा जताया है। For example, as far as subsidies is concerned, India still is one of the a nation where GDP may be very small compared to others. Payment is very high. So where do you stand on this freebie issue? झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन की असेंबली की रुकनियत रद्द कर दी गई है। इस फैसले के बाद सीएम हेमंत इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा के बाद वो एमएलएस के तायद वाला एक लेटर गवर्नर को देकर दोबारा सीएम के ओहदे का हलफ ले सकते हैं। जराये के मुताबिक हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में गवर्नर ने उनकी असेंबली की रुकनियत रद्द करने का फैसला किया है। सीएम ने इस पूरे मामले पर पहले ही रद्दअमल जाहिर किया था कि जो भी गवर्नर फैसला लेते हैं उसका ये सामना करने के लिए तैयार हैं। चुनाव इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें इनएलिजिबल डिक्लेयर करने के मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि राजभवन से इसका सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की रहनुमा और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के मुबैना कत्ल के सिलसिले में गोवा पुलिस ने उनके 2 माविनीन से रात भर पूछगछ की। एक ओहदेदार ने जुमे के रोज इतला दी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में दर्ज एफआईआर में नामजद सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी से पूछगछ की गई है। दरियासना गोवा पुलिस ने इंकशाफ किया कि सोनाली को जबरदस्ती कुछ पिलाया गया था। गोवा पुलिस ने जुमे के रोज कहा कि सोनाली के पीए सुधीर और सुखविंदर सिंह ने सोनाली को जबरदस्ती कुछ पिलाने का एतराफ कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुलजिमीन ने पार्टी के दौरान सोनाली को जबरदस्ती कोई चीज पीने पर मजबूर किया था। आईजी ओमवीर सिंह ने कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज बरामद कर ली है जिसमें सुधीर और सुखविंदर के साथ वो पार्टी करते नजर आ रहे हैं। सोनाली को जबरदस्ती मंशियात दी गई थी। सुखविंदर ने इस बात का एतराफ किया कि सोनाली को ये मंशियात दी गई थी। मुलजिम फोगाट को टॉयलेट ले गए और 2 घंटे तक वहां मौजूद रहे। मजीद पूछगछ की जा रही है ताकि मालूम किया जा सके कि मुलजिमीन ने मुतासिरा को कौन सी चीज पिलाई थी। इस पूरे मामले पर पुलिस की तहकीकात जारी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नोएडा में तामीर शुदा कसीर मंजिला रिहायशी इमारत ट्विन टावर्स को गिराने के दौरान हिफाजती उसूलों पर सख्ती से अमल करने का हुक्म दिया। योगी ने जुमे को यानी 28 अगस्त को ट्विन टावर्स को गिराने की तैयारियों का जायजा लिया। इस इजलास में उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को इर्द गिर्द के रिहायशी कॉम्प्लेक्स को इंतहाई एहतियात के साथ सुबह सवेरे खाली कराया जाना चाहिए। मकामी इंतजामिया 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे जुड़वा टावर्स को गिराए जाने से पहले सुबह अपने पड़ोस में वाक़े एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी को खाली करा देगी। इस दौरान ट्विन टावर्स के अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हरकत पर पाबंदी होगी। यहाँ तक कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे भी इंतजाम के वक्त आधे घंटे तक बंद रहेगा। इजलास में बताया गया कि जुड़वा टावर्स को गिराने के लिए दोनों टावर्स में 9,600 सुराखों से 3,700 किलोग्राम धमाका कैद मवाद भरा गया है। काबिल जिक्र है कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के 26 एहलकारों, मुलाजमीन, बुलडोजर्स और आर्किटेक्ट्स के खिलाफ अब तक कार्रवाई की जा चुकी है जिन्होंने तामीराती कंपनी सुपरटेक के जरिए जुड़वा टावर्स की तामीर में बेकायदगियों का कसूरवार पाया गया था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वादों को झूठा और खोखला बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि नौजवानों के ख्वाब सच्चे हैं लेकिन राजा के वादे झूठे और तकरीरें खोखली हैं। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में पीएम मोदी से ये सवाल भी किया कि अगर खुलूस और ईमानदारी से काम किया होता तो रोजगार बढ़ने की जगह घटे कैसे। आखिर में वो लिखते हैं कि मैं अवाम के इश्यूज उठाता रहूंगा चाहे वज़ीर आज़म मुल्क को जितना भी भटकाने की कोशिश करें। मुल्क में आज जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक जल्जले के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में भी जमीन लर्जा उठी। कौमी मरकज बराए जल्जला शनासी के मुताबिक महाराष्ट्र में जल्जले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.9 और कश्मीर में 3.4 दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के कटरा से 62 किलोमीटर दूर शुमाल मशरिक शुमाल में जल्जले के झटके महसूस किए गए, जबकि महाराष्ट्र में कोल्हापुर से 171 किलोमीटर दूर रात के वक्त जल्जले के झटके महसूस किए गए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकातों की नई खबरों के साथ आप देखते रहिए INN चैनल।